बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र जो है वो आज से शुरू हो रहा है। तो बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरुआत होगी। बजट सत्र के आज से राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरुआत होगी और इसके साथ बजट सत्र के दौरान कुल 22 बैठकें होने वाली है। इस बैठक में कई खास मुद्दे देखने को मिल सकते हैं। एक तरफ सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल होगा तो दूसरी तरफ विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में भी है। आपको बता दूं कि 28 फरवरी को सदन में पेश किया जाएगा बिहार का बजट। तो बजट सत्र को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष ने तैयारी पूरी कर ली है और दूसरी तरफ देखा जाए तो सुरक्षा के भी सदन में पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। बैठक से पहले जिस तरीके की तस्वीरें लगातार देखने को मिली, बैठक से पहले यानी कि बजट सत्र की शुरुआत से पहले सदन में तैयारियों को लेकर कई बैठक देखी गई। एक तरफ विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई तो दूसरी तरफ अधिकारियों के साथ भी बैठक की गई, जिसके बाद बिहार विधानमंडल में सत्र की शुरुआत से पहले पूरी तैयारी देखने को मिली। तो आपको बता दूं कि आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और 28 तारीख को बजट पेश किया जाएगा। लेकिन उससे पहले आज राज्यपाल का अभिभाषण होगा और अभिभाषण के बाद डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगे और 28 तारीख को बजट पेश करेंगे, जो कि उनका ये दूसरा बजट होगा। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो रहा है और 28 फरवरी को सदन में बजट पेश किया जाएगा। लेकिन उससे पहले तैयारी पूरी तरीके से देखने को मिली। विपक्ष ने कई मुद्दे को खास बनाया है, चाहे वो जातीय जनगणना का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर जिस तरीके से लगातार सरकार के द्वारा शराबबंदी के सफलता को लेकर के जो बातें लगातार कही गई है और जिस तरीके से सरकार ने फैसले लिए हैं, अब तक के जितने भी फैसले लिए गए हैं, जिसमें विपक्ष ने जो सरकार पर आरोप लगाए हैं कि चाहे ड्रोन की बात हो, जिस तरीके से शराबबंदी की सफलता के लिए बियर क्षेत्र में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए ड्रोन मंगाए गए, उसके बाद अब हेलीकॉप्टर मंगाया गया है। तो ऐसे में अब सरकार जिस तरीके से लगातार फैसले ले रही है, इसको लेकर के भी विपक्ष इस बार सदन में सरकार को घेर सकती है। विपक्ष का ये लगातार कहना है कि जिस तरीके से सरकार लगातार खर्च कर रही है, इस खर्च को किसी और क्षेत्र में लगाया जाता तो शायद बेहतर होता। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संपादक राजेश कुमार जुड़ गए हैं। जरा उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि सदन किस तरीके से चलने वाला है। सर, आज से सदन की शुरुआत हो रही है, तैयारी पूरी देखी गई है, सदन किस तरीके से चलने वाला होगा अगर आगे आने वाले जो कुल बैठकें होंगी? देखिए, कुछ देर के बाद ही सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी निर्भय, और सदन की कार्रवाई में राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा संयुक्त रूप से, और इसमें दोनों सदन के सदस्य मौजूद होंगे और साथ ही साथ राज्यपाल के अभिभाषण से ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर सरकार किस तरह का बजट लेकर आने वाली है। उसके बाद फिर आर्थिक सर्वेक्षण किया जाएगा और सर्वेक्षण के जरिए भी स्थिति हो जाएगी। हालांकि जिम्मेदार होने के साथ देखा जाए घटी है और बिहार में जिस तरह के हालात बने हैं उसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर होगा। लेकिन साथ ही साथ जो बजट को लेकर वित्त मंत्री जो हैं वो उनका दूसरा बजट होगा तारकिशोर प्रसाद का, और इस बजट के जरिए रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा एक अहम फोकस होगा। साथ ही साथ नगर विकास से संबंधित जो प्रोजेक्ट हैं उस पर ध्यान दिया जाएगा और बात स्वास्थ्य लेकर की जाए तो स्वास्थ्य पर भी सरकार की नजर होगी, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से कोरोना से बिहार प्रभावित रहा उसको लेकर कोशिश ये भी होगी। एजुकेशन भी मुख्य मुद्दा हो सकता है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर को लेकर राजेश जी जिस तरीके से देखा जाए कि लेकिन जिस तरीके से देखा जाए बजट सत्र के दौरान 2 तस्वीरें होंगी, लेकिन इससे पहले केंद्रीय बजट जो है उसमें उम्मीद की जा रही थी कि मिडिल क्लास को कुछ बेहतर मिलने की उम्मीद है, लेकिन वो नहीं दिखा। तो क्या बिहार के इस बजट में दिख सकता है बिहारियों के लिए कुछ विशेष राहत? बिहार के बजट की जहाँ तक बात कर ली जाए तो बिहार के बजट में किसी भी के बजट को लेकर एक बहुत ज्यादा स्पेस तो नहीं होता है, लेकिन किसी स्टेट को विकसित करने के लिए बिहार सरकार की क्या पॉलिसी होगी और किस पॉलिसी पर वो सरकार काम करेगी उससे स्पष्ट है। हाँ, कई ऐसे इशू है जहाँ पे सरकार के पास अपना पावर है और उस पावर का इस्तेमाल करते हुए अगर सरकार चाहे तो कई राहत है, तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। कर्मचारियों को एक बड़ी उम्मीद होगी कि आखिर
टैक्स में किस तरह से छूट दी जा सकती है, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। मिडिल क्लास की अगर बात कर ले तो मिडिल क्लास को लेकर पिछले जो केंद्र का जो बजट आया था उसमें उन्हें निराशा हाथ लगी थी। तो यहाँ बिहार सरकार मिडिल क्लास को लेकर क्या पॉलिसी लेकर आती है, इस पर भी लोगों की नजरें होंगी। तो ये तमाम ऐसे इशू हैं, इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है और उम्मीद की जा रही है कि जो राज्यपाल का अभिभाषण होगा उससे स्थिति स्पष्ट होगी कि किस तरह का बजट आने जा रहा है। और साथ ही साथ आर्थिक सर्वेक्षण जो पेश किया जाएगा उसमें भी तकरीबन एक आप कह सकते हैं बजट की झलक देखने को मिलेगी। तो इस बजट को लेकर बिहार की जनता को, बजट को बिहार की लेकर आम बहुत आवाम कुछ को तस्वीरें काफी देखने को उम्मीदें मिल सकती है आगे। लेकिन राजेश जी आपसे एक चीज और समझने की कोशिश करेंगे। कई ऐसे मुद्दे रहे हैं, चाहे जातीय जनगणना हो या जिस तरीके से शराबबंदी को लेकर के लगातार सरकार फैसले ले रही है, पहले ड्रोन मंगाना, फिर हेलीकॉप्टर मंगाना और उसके बाद शिक्षकों को जो निर्देश दिए गए थे, कई बातें रही हैं। विपक्ष कितनी तैयारियां कर रहा है सरकार को घेरने में, और क्या सरकार जवाब देने में सदन में इस बार सफल हो पाएगी या हंगामा जोरदार रहेगा? देखिए, हंगामा जोरदार होना तय है, इस बात को आप मान लीजिए, क्योंकि आपको याद होगा पिछली बार भी जब बजट आया था और उसके बाद तेजस्वी यादव जिस तरह से एक एक पॉइंट पर उन्होंने सरकार को घेरा था, इस बार भी स्थिति वही होने जा रही है। बजट का जो आकार है इस बार भी तकरीबन बढ़ेगा और इस बजट के बढ़ने के बाद विपक्ष जो है इस मसले पर भी सवाल करेगा कि आप बजट का आकार तो बढ़ाते हैं लेकिन उसका कितना परसेंट खर्च कर पाते हैं। पिछले बार तकरीबन 33% का बजट जो है, जो राशि थी वो पड़ी रह गई थी। इस बार भी हालात कमोबेश यही है। शराबबंदी का जहां तक सवाल है, इस मसले पर भी सरकार को घेरने का कार्य विपक्ष करेगा। आपने देखा पिछले दिनों जिस तरह से जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हुई, तो ये भी एक बड़ा सवाल होगा। बालू नीति को लेकर सरकार की स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, इस पर भी सरकार को विपक्ष घेरने का कार्य करेगा। एजुकेशन है, हेल्थ है, ये तमाम ऐसे इशू हैं। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, साथ ही साथ महिला सुरक्षा की बात होगी। आपको याद होगा शेल्टर होम का जो कांड है, ये तमाम ऐसे मसले हैं, इस पर सरकार निश्चित रूप से सरकार को जवाब देना मुश्किल होगा और विपक्ष इस पूरे मसले पर सरकार को घेरने का कार्य करेगा। देखें तो बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू जो हो रहा है वो काफी हंगामेदार होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से लगातार तस्वीरें देखने को मिल रही है, तैयारी तो पूरी हुई है, लेकिन इस बजट सत्र में क्या कुछ खास होगा ये देखना होगा, क्योंकि हंगामे के आसार अधिक दिख रहे हैं और सरकार के पास जवाब देने के लिए संकट के बादल मंडराएंगे। क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष ने जो तैयारी की है कई मुद्दों को, एक तरफ जहां कांग्रेस ने एकला चलो की रणनीति बना ली है, दूसरी तरफ विपक्ष में बैठा हुआ बड़ा भाई के तौर पर राजद जो है उसने भी अपने एक एक मुद्दे तैयार कर लिए हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो या कई अन्य मुद्दे रहे हों, सब पर अब तैयारी खास हो गई है। महज कुछ ही देर के बाद बजट सत्र की शुरुआत होगी, तो देखना होगा उसमें क्या कुछ खास होता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बता दें अब आपको कि बिहार विधानमंडल के बजट सत्र को लेकर आज एनडीए की भी बैठक होने वाली है। यानी कि जैसे ही राज्यपाल का अभिभाषण खत्म होगा, आज की कार्रवाई खत्म होने के बाद बिहार विधानसभा की जैसे ही कार्रवाई खत्म होगी, कार्रवाई खत्म होने के बाद ही बैठक होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई जाएगी एनडीए की। इस बैठक में यह तय होगा कि विपक्ष को किस तरीके से उनके सवालों का जवाब देना है। बजट सत्र को लेकर रणनीतियां बन सकती है। विपक्ष जो सवाल करेगा, कौन उस सवालों का जवाब देगा, कौन बेहतर तरीके से इसकी तैयारी होगी, इन सारी बातों को लेकर के आज एनडीए की जो बैठक होगी, इस बैठक में यह तय किया जाएगा। क्योंकि सत्ता पक्ष के पास इस बार सबसे बड़ी जो बातें होंगी वो होंगी विपक्ष के सवालों का जवाब देना। अब विपक्ष किस तरीके से तैयारी करके आता है और उसको लेकर के सत्ता पक्ष ने क्या कुछ तैयारी की है, क्या कुछ मुद्दे रहे हैं, क्या कुछ विकास के काम हुए हैं। क्योंकि सरकार के पास एक साल का काम दिखाने का भी वक्त सदन में रहेगा कि कितनी कामें की है सरकार ने और कितनी आगे बाकी है। इन सारे मुद्दों को लेकर के सदन में जो तस्वीरें होंगी उसको लेकर के आज एनडीए रणनीति बनाएगी और सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। तो लगातार सदन की तस्वीरें देखनी होगी और इस तस्वीरों में क्या कुछ खास होगा उस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।
DTV भारत तो मेरे अंदर है। अंदर कहने का सेंस ये है कि DTV भारत एक ऐसा चैनल आज के समय में उभर करके आया है जो जनता की पसंद बन गया है। और जनता का पसंद बनने का मूल कारण ये है कि किसी भी खबर को सबसे पहले पहुंचाने का कार्य कर रही है, क्योंकि इनके संवाददाताओं की संख्या भी बहुत अधिक है और हर दृष्टिकोण से इनका मैं तो आपके ऑफिस में भी गया हूँ और देखा हूँ कि हर तरह की टेक्नोलॉजी की मशीनें लगी हुई हैं, जिससे कि आपका प्रदर्शन, आपका वक्तव्य बहुत अच्छे ढंग से आप ब्रेकिंग न्यूज के रूप में जो चलाते हैं, सबसे पहले खबर, ये सब है। ये सब गुण होने के चलते निश्चित रूप में जनता की पसंद है। मैं सब DTV भारत को आपके माध्यम से ही आप ही को आपके स्थापना दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही जनमानस से ये निवेदन करता हूं कि DTV भारत का अवलोकन निश्चित रूपेण करें। अगर सबसे पहले न्यूज की खबर आपको चाहिए तो DTV भारत को अवश्य देखें। खबरों की भरमार में खबरों की मार में खबरें आपके सरोकार की, खबरें जो होंगी आपके दरकार की। देखिए हमारे साथ पूजा का पंच। मेरा भी मंत्री के तौर पर 1 साल पूरा हुआ और DTV का भी 1 साल पूरा हुआ है, तो उद्योग विभाग भी तरक्की कर रहा है और DTV भी बहुत तेजी से तरक्की करे, ऐसी शुभकामनाएं। न्यूज चैनल को 1 वर्ष पूरा करने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरह आप निष्पक्ष के साथ आप जनहित तक के समाचार को बरकरार रखें और ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आने वाले दिनों में दिन दुगना रात चौगुनी आपका चैनल बढ़े और लोगों को जन जन तक के जो उनकी समस्या है, जो उनकी न्यूज है, उसको इसी तरह आप रखने का काम करें। मैं बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं DTV, उनके ओनर्स, उनके एंकर्स, उनके टेक्नीशियंस, पूरी टीम को बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। बढ़िया काम कर रहे हैं। जनता की आवाज़ सरकार, सत्ताधारी शक्तियों तक आप लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप लोग का प्रचार प्रसार भी बढ़िया चल रहा है। होर्डिंग, बैनर, पोस्टर मैं देख रहा था तो मुझे जानकारी मिली कि साल आप लोग पूरा किए हैं। तो मैं पुनः अपनी तरफ से, अपने पार्टी के तमाम सदस्यों की तरफ से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे ही सही न्यूज़, जनता की आवाज़ शक्तिशाली पदों पर बैठे हुए लोगों तक पहुंचाएं, जनता की आवाज़ को बुलंद करें। मेरी शुभकामनाएं। DTV भारत, देश के नाम। खबरें जो कई सवाल खड़े कर जाती, खबरें जो आपको आईना दिखाती, खबरें जो आपको सचेत कर जाती, उन सभी खबरों पर होती है हमारी नजर। जो होती हैं खबरें आपके सरोकार की, वो खबरें दिखाते हैं हम। बिहार की बातें, झारखंड की झंकार, यूपी के रास्ते दिल्ली की सियासत की बात, कब और कहां बिगड़े हालात, किससे किसकी बन गई बात। अब हर खबर पहुंचेगी आपके पास।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो अब इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। खगड़िया सीरियल बम ब्लास्ट मामला जो है उसको लेकर के अब अपडेट आई है। आपको बता दूं कि एटीएस के हवाले अब ये पूरी जांच की प्रक्रिया सौंप दी गई है। तो आपको बता दूं कि पुलिस मुख्यालय ने टीम को भेजी है खगड़िया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, एटीएस खगड़िया बम ब्लास्ट मामले की जांच करेगी। जिला पुलिस की टीम के साथ मामले की होगी जांच और इसको लेकर के अब टीम जो है वो खगड़िया पहुंच गई है। बम ब्लास्ट में कई बच्चों सहित 12 लोग जख्मी हुए थे और इस मामले को लेकर के अब पुलिस ने एटीएस गठित किया और एटीएस की टीम जो है खगड़िया पहुंच गई है, जहां जिला प्रशासन के सहयोग से जांच करेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, खगड़िया सीरियल बम ब्लास्ट मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एटीएस जो है इस मामले की जांच करेगी। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव खगड़िया से जुड़े हुए हैं। राजीव, क्या कुछ तस्वीरें हैं फिलहाल, क्योंकि एटीएस की टीम जो है वो जांच करने निकल चुकी है। राजीव, इसमें एसएटी की टीम जो है वहाँ आ चुकी है खगड़िया और इस मामले की जांच में जो है जांच के बाद ही पता चलेगा कि इसमें आखिर क्या मामला है और बम है या। लेकिन राजीव, देखा जाए जिस तरीके से पहली तस्वीर जो अगर दिखी होगी या फिर जो स्थानीय प्रशासन वहां पहुंची होगी, तो प्रथम दृष्टया क्या कुछ तस्वीरें वहां देखने को मिली? क्या ये बम ब्लास्ट है जो साजिश के तहत हुई है या फिर कोई और घटना नजर आ रही है? राजीव, देखिए, स्थानीय प्रशासन की माने तो जहाँ पे ये जिस घर में जो ये बम ब्लास्ट के पास हुआ वहाँ इलाका को फिलहाल जो सुरक्षित रखा और फोरेंसिक टीम के आने का इंतजार का है। जो बम जो है दस्ता का आने का इंतजार है उसकी जो है, उसके बाद ही पता चलेगा कि इसमें क्या मामला है। और जहाँ पे जो है ये बम जो कूड़ा चुनने वाला है जहाँ से ये लाया था वहाँ पे भी घेराबंदी फिलहाल कर दिया है कि वहाँ पर भी जा करके जो है ये जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर क्या मामला। बिल्कुल राजीव, लेकिन सवाल ये भी है कि जो घायल लोग थे उनकी स्थिति क्या कुछ बनी हुई है, क्योंकि इसमें बच्चे भी घायल हुए थे और लगभग दर्जन भर लोगों की जो बातें सामने आई है। तो फिलहाल घायलों की क्या कुछ स्थिति है? देखिए, घायल में जो है 2 की स्थिति गंभीर थी, जिसको जो है बेहतर इलाज के लिए जो है भागलपुर रेफर किया गया। और घायल में जो है यहाँ पे जो है जो लगभग 10-11 घायल और हैं, उसको जो है यहाँ पे खगड़िया हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। लेकिन उसमें फिलहाल एक की जो है थोड़ा हालत नाजुक बताया जा रहा है, इसको भी रेफर करने की तैयारी में प्रशासन जुट गई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दूं कि खगड़िया बम ब्लास्ट मामले को लेकर के अब प्रशासन जो है वो सख्त दिखी है और ऐसे में सीरियल बम ब्लास्ट के जो मामले सामने आए हैं इसको लेकर पटना पुलिस मुख्यालय ने एटीएस की टीम को खगड़िया भेज दिया है। जांच के बाद ही पूरी स्थिति साफ हो पाएंगी कि क्या वो बम ब्लास्ट था जो कि साजिश के तहत हुई है या फिर जिस तरीके से कचरे के ढेर की बात की जा रही है तो उसमें बम की जैसी कुछ ऐसी वस्तुएं होंगी, विस्फोटक पदार्थ ऐसे होंगे जिससे ये ब्लास्ट हुआ है। तो इस पूरे मामले की अब जांच के बाद ही तस्वीरें खुल करके सामने आ पाएंगी। क्या कुछ तस्वीरें हैं फिलहाल, लेकिन जिस तरीके से जो घायल थे उन घायलों का भी अब इलाज चल रहा है। लगभग 12 लोगों के घायल होने की सूचना है, किसी की मृत्यु नहीं हुई है। इनमें से 2 की स्थिति थोड़ी गंभीर है, जिनको कि हम लोगों ने प्राथमिक उपचार के लिए अभी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर रेफर भी कर दिया गया है एम्बुलेंस के माध्यम से। मुख्य रूप से जो मेन इसमें जिनके द्वारा वो कचरा जिसकी बात की जा रही लाया गया था वो भी घायल हुए हैं मुख्य रूप से, और उनकी स्थिति थोड़ी गंभीर थी जो रेफर हो गए हैं। तो हम लोग को जो भी जानकारी यहाँ प्राप्त हो रही है अभी तक इसकी पुष्टि किसी के द्वारा नहीं की जा पा रही है। हालांकि जो प्रारंभिक सूचना हम लोग को यहाँ प्राप्त हुई है उसके अनुसार वो कचरा चुनकर आज आए थे और लगभग 2.5 मीटर की दूरी से वो बम नुमा जो सामग्री है वो गिरी है, जिसके कारण ब्लास्ट हुआ है। चलिए, एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भागलपुर से आ रही है, जहां भागलपुर इस वक्त की बड़ी खबर एक आ रही है, बगहा से आ रही है, जहां नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बगहा में भारी मात्रा में खाद, कई ट्रैक्टर और मशीन भी बरामद हुए हैं। तो खाद बनाने वाली फैक्ट्री का
खुलासा हुआ है। बगहा में छापेमारी करने गई पुलिस टीम को देखकर भागे तस्कर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बगहा से आ रही है, जहां जिले के अनुमंडलाधिकारी ने की कार्रवाई। तो कार्रवाई के दौरान नकली खाद जो है वो बरामद हुए हैं। बनकटवा में हो रही थी खाद की कालाबाजारी और इसको लेकर के अब प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। तो बगहा में नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा हुआ। एक तरफ जहां लगातार बिहार में खाद की मांग बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ अब नकली खाद की भरमार भी बाजारों में देखने को मिली है। और ऐसे में बगहा की तस्वीरें तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बनकटवा से देखने को जो तस्वीरें मिली है, जहां पर बनकटवा में नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्री का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और इसको लेकर के कार्रवाई की गई है। तो भारी मात्रा में खाद, कई ट्रैक्टर और मशीन भी बरामद की गई है। बढ़ेंगे आगे और अब बात भागलपुर की करेंगे। भागलपुर जिले के शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव में कुआं में बच्चों का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बच्चा 5 दिन से लापता बताया जा रहा था, जिसकी शिकायत परिजनों ने शिवनारायणपुर थाने में दर्ज कराई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कब से लापता था? 20 तारीख से। कैसा आशंका, किसी पे शक? किसी से शक नहीं अभी सर। कोई शक नहीं है। मुंह से लाश का खून फेंक रहा है। कैसे पता चला यहाँ पे? कैसे पता चला यहाँ पे लाश मिला है? अभी तो उधर से कोई आदमी आया यहाँ तो खोजते हुए 2-4 ठो कि चलो तो कुछ हम देख लेंगे। जो बोला वो जो 4 दिन से लापता था, इसका आवेदन दिए थे थाना में? हाँ, आवेदन दिए। इधर बक्सर जिले के डुमरांव में जमीन के पैसे को लेकर एक युवक को जबरन उसके घर से उठाकर मारपीट की गई। घटना डुमरांव स्थित डीके कॉलेज रोड के पास की है, जहां रविंद्र कुमार नामक शख्स की करीब 7 लोगों ने पिटाई की और उसे बंधक बना दिया। मामले की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने रविंद्र कुमार को छुड़ाया और 3 लोगों को हिरासत में भी लिया है। कब के घटना 2 घंटा पहले मामला कोना चीज के लेके मारपीट हो रहे? पैसा के लेन देन कुछ रहल है, कुछ देले रहनी है, कुछ बार ले गुने देवे खाती। हां, तो कहता पैसा लेला के बाद कहता हम लोग की हई ले सूदिया ले, सूदी जोन बैठो सूदिया हम दे देते हैं। इधर गोपालगंज के बिशंबरपुर में व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील पोस्ट को लेकर 2 गुटों में भीषण मारपीट को देखने को मिली, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को आनन फानन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुचायकोट में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही सदर एसडीपीओ के पहल पर जादवपुर और कुचायकोट थाने के पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। इधर मोतिहारी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देश की बड़ी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम पर नकली कॉस्मेटिक सामान को बरामद किया है। जिले के विभिन्न जगहों पर नकली सामान को धड़ल्ले से बेचा जा रहा था। बरामद सामानों की अनुमानित कीमत जो है वो लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं चकिया पुलिस ने 3 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। इधर बेगूसराय में चोरों ने एक मोबाइल दुकान में ताला तोड़कर लाखों रुपए के मोबाइल की चोरी कर ली। घटना नगर थाना क्षेत्र के कपसिया मोहल्ले की है। बताया जा रहा है कि एमके इलेक्ट्रॉनिक नामक मोबाइल दुकान में चोर ताला तोड़कर दुकान में दाखिल हुए और दुकान में रखे 4 महंगे मोबाइल, 70 कम दाम के मोबाइल और अन्य आधा दर्जन रिपेयरिंग के सामान भी लेकर फरार हो गए हैं। वही घटना की सूचना पर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंच मामले की छानबीन में जुट गई है। हमको कोई फ़ोन करके बताया कि आपके दुकान का ताला टूटा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आए, दुकान खोले, देखे तो जितना मोबाइल इसमें रैक में लगा हुआ था, बटन फ़ोन, और कुछ कस्टमर का रिपेयरिंग करने के लिए मोबाइल दिया था वो, और 3-4 एंड्रॉयड मोबाइल था जो नया था, वो सब ले गया। कस्टमर का 4 मोबाइल ले गया। 70 पीस लगभग मोबाइल था, आईटेल, डीजो और कार्बन वगैरह का, वो सब मोबाइल लेके चला गया। नोकिया का भी था उसमें। इधर रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, जिससे
यूक्रेन में अलग अलग शहरों की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हजारों भारतीय छात्र फंस गए हैं। छात्रों में डर का माहौल है। समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड अंतर्गत शिवनगर मालीनगर निवासी राकेश कुमार भी यूक्रेन में फंसे हैं। 25 फरवरी को उनकी फ्लाइट थी, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद सभी फ्लाइट रद्द कर दिए गए हैं। बिहार सरकार और केंद्र सरकार से परिजनों ने उनके लिए गुहार लगाई और उन्हें जल्द से जल्द बुलाने की बात कही है। इधर राजधानी पटना में बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज के सचिव डॉक्टर अजय प्रकाश लगातार जरूरतमंद लोगों को मदद कर रहे हैं। कई इलाकों में गरीबों को भोजन, जरूरतमंदों को कपड़ों का वितरण भी उनके द्वारा कराया जा रहा है। इसी कड़ी में कंकड़बाग पंचसाई शिव मंदिर के पास भूखे लोगों को भोजन कराया गया। डॉक्टर अजय प्रकाश की पूरी टीम पटना के विभिन्न इलाकों में जरूरतमंदों का सहारा बनी हुई है। डॉक्टर अजय प्रकाश का कहना है कि जीवन में जो कार्य मिले उससे बखूबी निभाना चाहिए। निरंतर कार्य समाज हित में करना चाहिए, जिससे लोगों को बल मिलता है। ये एक बहुत पुराना दोहा हम लोग सुनते आ रहे हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो जितना सामर्थ्य और जितना दायित्व जिस जिस क्षेत्रों में मुझे जो भी दायित्व मिला है उसका भरपूर मैं सार्थक कार्य करते हुए, सकारात्मक कार्य करते हुए उसका निर्वहन करता रहता हूँ। अब बात आती है कि जो थोड़े किसी कारणवश जिन्हें अन्न की भी आवश्यकता है, उनकी पूर्ति संपूर्ण शहर के कई भागों में निरंतर करते रहने का हम लोग का जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग को निर्वहन करते रहता हूँ। और खबर खेल की, लखनऊ में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 62 रनों से हरा दिया है। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 199 रनों का बड़ा स्कोर बनाया था। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम सिर्फ 137 रन पर ही सिमट गई। भारत ने इसी के साथ 3 मैचों के सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। भारत की लगातार 10वीं टी20 जीत है, जबकि कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में भी टीम इंडिया की ये लगातार 10वीं टी20 जीत है। ईशान किशन को शानदार पारी खेलने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला है। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे रहे हैं। विधानमंडल का बजट सत्र जो है वो आज से शुरू हो रहा है। विधानमंडल के बजट सत्र को लेकर आज एनडीए की बैठक, सीएम नीतीश की अध्यक्षता में बजट सत्र को लेकर बनेगी रणनीति। लखनऊ टी20 में श्रीलंका हुआ पस्त, रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया ने लगातार 10वीं बार दर्ज